मुद्दे पर जब हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं तो आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है कि इंडियन नेवी और यूएसएस के निमित्ज कैरियर की तरफ से युद्ध अभ्यास अंडमान निकोबार के अंदर किया गया है। और यह खूबसूरत दृश्य जो विजुअल्स है वो खुद नेवी की तरफ से आज जारी कर दिए गए हैं। पहली बार यह देखने को मिला है जब से चाइना के साथ भारत और चाइना की फौजें आमने सामने लद्दाख के अंदर है, उसके बाद पहली बार यह देखने को मिला कि इंडियन नेवल शिप ने जो युद्धाभ्यास किया हो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी निमित्ज के बड़े कैरियर के साथ। ये वो कैरियर है जो तबाही का एक बड़ा बवंडर है और माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर आने के बाद वहां पर काफी ज्यादा हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, नेवी जो पिछले कई दिनों से लगातार खबर आ रही थी कि जनाब नेवी जो है इंडियन नेवी और यूएसएस निमित्ज जो है वो आपस में मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे और आज वो युद्ध अभ्यास मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हुआ है और बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेलर वीडियो भी जो है वो दे दिया गया है, जिसके बाद काफी ज्यादा हलचल सरहद के उस पार से देखने को मिल रही है। ड्रैगन फोर्सेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ग्लोबल टाइम्स ने भी इस युद्ध अभ्यास के बारे में कई ट्वीट करते हुए लिखा है कि इन युद्ध अभ्यासों से चाइना डरने वाला नहीं है और चाइना ने जिस तरीके से पूरे सिस्टम को हाथ में लिया है वो आगे बढ़ता रहेगा। यानी कहीं ना कहीं इन युद्ध अभ्यासों के बाद की जो बड़ी रिएक्शन है वो हमारे सामने आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो है कि यूएसएस निमित्ज और इंडियन नेवी की तरफ से युद्धाभ्यास जो है वो किया गया। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर भी आ रही है और बड़ी खबर के लिए अपने सहयोगी सीधे अब्दुल हुसैन के पास चलते हैं। अब्दुल, फटाफट से अपनी दूसरी बड़ी खबर जो अपने दर्शकों के लिए उस पर जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ है? इशराक गौहर साहब, इस वक्त की अहम खबर देखिए चाइना को लेकर ही है। अमेरिका अब चाइना पर और ज्यादा सख्त होता नजर आ रहा है और चीन की तरफ से लगातार जो उइगर मुस्लिमों को प्रताड़ित करने की खबरें आ रही थी उसको लेकर अमेरिका ने सख्त कार्रवाई की है, सख्त संदेश दिया है। तकरीबन 11 ऐसी कंपनियों पर ब्लैक लिस्टेड कर दी गई हैं। ऐसी 11 कंपनी जो जहां पर उइगर मुस्लिम काम करते थे और ऐसी खबरें आ रही थी कि इन कंपनियों में जो उइगर मुस्लिम है काम करते थे उनको प्रताड़ित किया जाता था और अमेरिका ने इन 11 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब अगर इन कंपनियों को अपने यहां काम कराना है यानी कि इनको अपने आप को स्टार्ट करना है तो पहले इनको इजाजत लेनी होगी और जब इजाजत मिल जाएगी उसके बाद ही ये लोग आगे काम करवा सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें कंपनियों के नाम भी हैं कुछ जिनको ब्लैकलिस्ट में किया गया इशफाक गौहर साहब, जिसमें केटीके एक कंपनी है वो शामिल है और केटीके वो कंपनी है जो हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण करती है और 2000 से ज्यादा इसमें उत्पाद बनाए जाते थे। इसको बैन कर दिया है यानी ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। इसके अलावा एक और कंपनी है तानयुआन, ये टेक्नोलॉजी है तानयुआन टेक्नोलॉजी, ये दरअसल विद्युत उपकरण बनाती थी और यहां पर भी उइगर मुस्लिम काम करते थे जिनको प्रताड़ित किया जाता था। ऐसी खबरें मिल रही थी और जिसके बाद अमेरिका ने इस तरह का जो है कदम उठाया है। बड़ी अहम खबर और अमेरिका ये बता रहा है कि चीन को लेकर जिस तरह से हम देख पा रहे थे कि लगातार वहां पर प्रताड़ना की खबरें आ रही थी और प्रोटेस्ट भी चीन के खिलाफ लगातार हो रहे थे। वो अमेरिका वाशिंगटन के बाहर जो वाशिंगटन में चाइना की एम्बेसी है उसके बाहर प्रोटेस्ट हो या फिर तमाम अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो, लेकिन एक खबर ये तय है कि इस वक्त की अमेरिका लगातार सख्त चाइना पर नजर आ रहा है। ये बताइएगा अब्दुल, चाइना के अंदर की सिचुएशन और चाइना के साथ सिचुएशन अभी बेटर नहीं है। अमेरिका की उइगर मुसलमानों को एक कार्ड बनाकर वो आगे खेलना चाहती है क्योंकि आज तक काफी खामोश है, लेकिन पिछले 15 दिन के दौरान माइक पोम्पियो से लेकर यूएस सेक्रेटरी स्टेट और उनके सभी अधिकारियों की जुबान पर उइगर मुसलमानों का आना है। और फिर अब हम वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें या अगर दूसरे अखबार जो है वो बड़े बड़े आर्टिकल छापना शुरू कर चुके हैं उइगर मुसलमानों के खिलाफ, जो उइगर मुसलमानों के हक में जो इस वक्त चीन के अंदर प्रताड़ित है। तो ये माना जाए कि ये जंग का एक हिस्सा है। देखिए ये किस तरह से इसको देखा जा सकते हैं, 2-3 परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, 2-3
चीजें हो सकती हैं। एक जिस तरह से आप कह रहे हैं जंग का एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा हम ये मान सकते हैं कि अमेरिका अब ये खुले तौर पर बता रहा है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर यह दिखा रहा है कि चाइना को लेकर किस तरह से अब आने वाले समय में और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। दूसरी ओर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं और उस लिहाज से भी इसको देखा जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका में मौजूदा जो सरकार है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, एक सर्वे यह कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता कम हुई है, तो कहीं ना कहीं यह भी देखा जा रहा है कि अपनी लोकप्रियता या फिर यूं कहें कि अपनी छवि को बेहतर करने की डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुश्किल से 100 दिन ही बाकी हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को। तो इसको सियासत की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका किस तरह से चाइना पर बहुत शुक्रिया अब्दुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये डिटेल्स बताने के लिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किन 11 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इधर खबर एक और भी जो काफी डेवलप होती हुई सुबह से नजर आ रही थी, वो ये थी कि जो सेनेटर्स हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक बिल लाया और उस बिल को पास करवाया है जो कोविड-19 को लेकर है, और उस बिल के जरिए से निशाना साधा गया है चाइना पर और कहा गया कि अब चाइना के खिलाफ बाकायदा तौर पर कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चलेंगी और ये प्रोसीडिंग जो है वो सिविल जज और विक्टिम्स ऑफ कोविड एक्ट के तहत जो है वो फेडरल कोर्ट के अंदर जो है कार्रवाई करेंगी। एक तरफ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नकेल कस रहा है कंपनियों पर, दूसरी तरफ से कोविड के जरिए से नकेल कसने की कोशिश है, और तीसरा जो युद्धाभ्यास हो रहा है उससे भी एक कटिंग अक्रॉस द सिग्नल जो है वो चाइना की ओर आ रहा है। लेकिन इस बीच सबकी नजरें नेपाल की सियासत पर भी है, सबकी नजरें पाकिस्तान की सियासत पर भी है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो हमारे साथ साथ चल रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल सर मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। संजीव श्रीवास्तव सर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं फॉरेन कमेंटेटर के तौर पर, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, और एनपी सिंह साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आज एनपी सिंह साहब आपसे शुरुआत करूंगा। जो बड़ी खबर पिछले कई दिनों से हम लगातार जिस पर चर्चा कर रहे थे कि देखिए समंदर के अंदर सिचुएशन वैसी नहीं है जो हम समझ रहे हैं, समंदर की लहरें एक नया तूफान लेकर आ रही है, और ये जो यूएसएस का निमित्ज आया है, इसने जिस तरीके से आज युद्धाभ्यास किया है, क्या संदेश है और क्या कुछ अब आगे आप देख रहे हैं इस समंदर के अंदर जो आज तक काफी शांत था? देखिए गौर साहब, संदेश बिल्कुल साफ है। अमेरिका ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी, जिस तरह से ग्लोबल टाइम्स का बता रहे हैं कि वो भी लिख रहे हैं कि हम ये करने वाले नहीं हैं, हम ये देखेंगे, वो उनकी बौखलाहट और चिंता का ही विषय है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि भारत के साथ अमेरिका इस तरह से इतना ओपनली आ जाएगा। संभवतः पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस निमित्ज, जिस पर 90 फाइटर 90 फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स पूरे मिसाइल्स और सभी के साथ लैस होकर तैनात हैं, और वहां पर भारतीय नौसेना के साथ, हमारे जहाजों के साथ, हमारी फ्लीट के साथ एक्सरसाइज जिन्होंने की है, वहां पर सारी उड़ानें भरी हैं, हर तरह के जो एक्सरसाइज में हम करते हैं वो सब कुछ किया है, और बिल्कुल क्लियर चेतावनी थी भारत की ओर से भी, क्योंकि चाइना को अगर ये मैसेज नहीं जाता तो चाइना के मूव्स दूसरे फ्रंट पर भी अलग हो सकते थे। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो चाइना ने ये सब कुछ किया है या इस तरह के जो रुख अख्तियार किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बात का जरूर रोल हो सकता है कि अगर आप देखें कि मार्च के समय कोरोना को लेकर दुनिया काफी हद तक चाइना के अगेंस्ट थी, और वो एक कोर्ट में ले जाके उन्हें घसीटने की तैयारी में थे, और समहाउ इन्होंने इधर उधर टेंशन क्रिएट करके उन मुद्दों से भी ध्यान भटकाने की कोशिश की है। लेकिन आज स्थिति इस तरह की है कि अगर वो अपने सभी सीमावर्ती देशों के साथ इस तरह की समस्याएं कर रहे हैं, भारत के साथ इतनी समस्याएं कर रहे हैं, तो मैसेज उन्हें भी बिल्कुल क्लियर है कि भारत हर तरह से तैयार है, सक्षम है, और जब यूएसएस निमित्ज के साथ अगर एक्सरसाइज अंडमान सी में होती है, जो कि बिल्कुल गल्फ ऑफ मलक्का के बिल्कुल एडजसन है, सामने है, उससे एकदम आने के बाद ही वो शुरू हो जाता है, जहां से ट्रेड जाता है, तो बहुत बड़ा मैसेज चला जाता है। क्योंकि हम ये बताइएगा, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास प्रफुल्ल सर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ से हम वॉर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं
और अब ये खबर भी आ रही है कि निमित्ज जो है वो जनाब रुकेगा, वापस अभी नहीं जाएगा, कुछ देर के लिए इसी समंदर के अंदर रहेगा। दूसरी तरफ से रफाल का आना और उन्हें सरहदों पर लगाना, और आज ही ये खबर भी आ रही है कि उन्हें लद्दाख की सरहदों पर ही लगाया जाएगा ताकि 2.5 वॉरफेयर जो है उसको हमेशा के लिए खत्म किया जाए। ये नई वॉर एक्सरसाइजेज जो चल रही हैं, क्या वाकई तौर पर लद्दाख पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज है या साउथ चाइना सी आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बन जाएगा? देखिए, ऐसा है, ये जो सारा का सारा ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का मामला इकट्ठा हो गया है। जो चाइना के साथ में हमारा प्रॉब्लम है वो चाइना का और बहुत कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम है। ये सिर्फ हम ही नहीं है, इसमें और कंट्रीज, उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ताइवान इंक्लूडेड, सब हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या उनके बॉर्डर के साथ प्रॉब्लम है या सी लेन्स के साथ प्रॉब्लम है। तो इस सारी चिंता को देखते हुए, सारी प्रॉब्लम को देखते हुए अमेरिका ने जो इंटरवीन किया है ग्रेट ब्रिटेन के साथ में और बनाया है, जो आपने जो बात की तो मैं आपको बता दूं, काल चक्र कैसे पूरा सर्कल लगाता है। 1971 में 7th फ्लीट आई थी बे ऑफ बंगाल में भारत के खिलाफ, चाइना और पाकिस्तान की तरफ से आई थी। अब वही बात उल्टी हो गई है। अब निमित्ज आया है, वो भी बे ऑफ बंगाल के पास में है और फ्लीट है, और इस समय वो चाइना के खिलाफ है और पाकिस्तान चाइना के साथ है। तो कब चीज बदलती है, कैसे होती है, ये देखने वाली बातें हैं। और पर ये सारी की सारी बात आपको मैं बता दूं, जो रफाल की बात कर रहे हैं, रफाल का आना तो लाजमी था, वो आ रहा था, हिंदुस्तान को जरूरत थी। हमने रफाल सेलेक्ट किया था, और भी रफाल आएंगे, यही नहीं आ रहे। और जब फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है और अगर लड़ाई शुरू हो जाती है तो उसका लगाना बड़ा लाजमी है, तो ऑटोमेटिकली लगेगा। और रफाल ऑटोमेटिकली ही अपनी जगह ले लेगा और इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर लाइन पे ज्वाइन हो जाएगा। राइट सर, मैं आऊंगा प्रफुल्ल सर, आपके दोबारा आऊंगा आपके पास। संजीव श्रीवास्तव सर, जो आपसे मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक समझना चाहेंगे, दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज जो है वो मेरी नजर में हो रही हैं। एक, सेनेट के अंदर बिल लाना और बिल का पूरा खाका जो है वो कोविड के आसपास घुमाकर उनके खिलाफ एक कानून बना के अब तैयारी हो रही है एक, और दूसरा आज ही जो सिग्नेचर हुए हैं 11 कंपनीज को लेकर। ये दोनों एक्ट्स विज़ाविज़ साउथ एशिया को कैसे आप देखते हैं, जो ये नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उभर रही है? देखिए, ये मुझे लगता है कि अमेरिका अब चाइना को लेकर के और अधिक सख्त रुख अपनाएगा। और अमेरिका में जिस तरीके से सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है और एक बहुत बड़ी आर्थिक त्रासदी भी हुई है, उससे अमेरिकी प्रशासन जो है बहुत ही ज्यादा सख्त रुख अपना सकता है आने वाले समय में। पूरे यूएस में एक जो अमेरिका के चाइना के खिलाफ एक एंटी जो है चाइनीज सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस इलेक्शन के मौसम में, इलेक्शन के वातावरण में इस एंटी चाइना सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब चाइना को पूरी तरीके से घेरने की तैयारी है। उसी तरीके से चाइना का जिस तरीके का अथॉरिटेरियन एग्रेसिव बिहेवियर दुनिया के सामने आया है, उससे अब पूरी दुनिया चाइना को लेकर के लामबंद हो रही है, और इसमें भारत भी शामिल है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश एक क्वाड के इनिशिएटिव को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मालाबार सीरीज की एक्सरसाइजेज भी अब और आगे बढ़ेंगी। तो जाहिर है कि इससे पूरी दुनिया अब चाइना के अथॉरिटेरियन कैरेक्टर के खिलाफ अब लामबंद हो रही है, और ये चाइना को सीधी सीधी चेतावनी है कि यदि चाइना अपने नकारात्मक चरित्र पे लगाम नहीं लगाता है तो उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है आने वाले समय में। प्रफुल्ल बख्शी सर, आप जरा कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन एक सवाल भी है जो काफी इंपॉर्टेंट इस वक्त है कि हम देख रहे हैं कि दुनिया के विश्व की ताकतें जो है, बड़ी ताकतें जो है, वो चाइना के खिलाफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टैंड एक है पार्टी का, इनका जो इनका अपना प्रोसेस है, उसमें कहीं पर भी मुझे वो कमी या नरमी नजर नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से प्रफुल्ल बख्शी सर का ऑडियो जो है वो लूज हो, आप मुझे सुन पा, चलिए इनको जरा ऑडियो लाइन जरा क्लियर कीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास सर, जरा आप एमपी सिंह साहब इस चीज को जरा समझने की कोशिश करवाइए हमारे दर्शकों को कि जिस तरीके का सिचुएशन है, इतना एक तरह से प्रेशर है, उसके बावजूद भी चाइना जो है वो अपनी विस्तारवादी नीतियां जो है वो चला रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, चाइना ने बहुत लंबे समय से
इतनी तैयारी की हुई है, पिछले कई दशकों से वो लगे हुए हैं कि हमें विश्व में अपना वर्चस्व कायम करना है, और उसके तहत उन्होंने अलग अलग देशों में जाके अलग अलग तरह की तैयारी की है, वहां पे लॉबिंग की है, वहां पे एक अपनी लॉबी क्रिएट की है, इंक्लूडिंग इन यूएस। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे देशों को उन्होंने किस तरह से अपने जाल में ले लिया है, पैसा देके, लोन देके। आप देख लीजिए श्रीलंका को, देख लीजिए आप, पाकिस्तान पूरा उनके ट्रैप में है। तो नेपाल में भी वही चला हुआ है। तो चाइना की नीति राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, उस कम्युनिस्ट जमाने से, और आज भी वो अकेले ही शायद एक ऐसा कम्युनिस्ट कंट्री है, तो उनकी नीति कभी भी किसी के प्रति इंसानियत के तौर पर नहीं रही है। मैं दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, आप इतिहास देख लीजिए, जो कंटेम्प्रेरी इतिहास है उसमें कभी भी उन्होंने किसी कंट्री के साथ बहुत अच्छे संबंध, या अगर किसी ने उन पे विश्वास किया है तो उन्होंने विश्वासघाती उनके साथ किया है जी। तो इसी नीति के तहत अपने आप को जब उन्होंने देख लिया कि उन्होंने किया क्या है, एक्चुअली अपने बिजनेस के माध्यम से पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट पहुंचा दिए हैं, इतना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हैं, सारी विदेश की कंपनियां आगे वहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगी सस्ते में। आप अगर यूएस जाएंगे, वहां की मॉल्स में, वहां की दुकानों में चाइनीज प्रोडक्ट मिलेंगे, यूरोप में मिलेंगे, एशिया में एज सच है ही, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सभी में है, पूरा अफ्रीका में है। राइट। तो उन्होंने इस तरह से एक तरह से अपना ठीक है शिकंजा इस तरह से कस लिया था कि ये वजह कि वो ज्यादा नहीं है। प्रफुल्ल सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? ऐसा मौका दिया है, आ रही है जी। प्रफुल्ल सर, आप कंटिन्यू भी कीजिए और इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि आप कैसे इस पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देख रहे हैं, जहां पर सब ताकतें लगभग 80% एक साइड से, 10-15% एक साइड से, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना लगातार अपने माउथपीस के जरिए से या ग्राउंड जीरो पर जो हलचल है वो काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। देखिए, चाइना के पास और कोई चारा नहीं है, वो हलचल बढ़ाएगा, और इसलिए कि सोच रहा है कि जिस कंट्रीज की वजह से नेपाल की जगह ले ली उसने पाकिस्तान की जगह ऑक्यूपाई की हुई है, नेपाल की, ये भूटान की कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि इन कंट्रीज को प्रेशर में डाल के अपनी तरफ ही रखेगा, क्योंकि उनकी लैंड हड़प रहा है। और पर जब ये अगर लड़ाई शुरू होती है, अगर ये जो साउथ चाइना सी में, तो ये लद्दाख से लेके साउथ चाइना सी तक वो ये लड़ाई एक कंटिन्यूस होगी। उस समय पाकिस्तान, नेपाल सब चाइना को छोड़ देंगे, ईरान भी चाइना के साथ नहीं रहेगा, ये आप मान के चलिए। हालांकि ईरान का रवैया अलग है और ईरान की अमेरिका के साथ बहुत देर से टसल चल रही है, पर इस समय जो है इस सारे गठबंधन के अंडर के अगेंस्ट ये नहीं आएंगे। तो ये तो है, ये करंट नीति चल रही है, इसलिए जो बार एक्साइज और बाकी एक्साइज जो भी चलेंगी, इंडियन नेवी इसके साथ में भाग लेगा। सारी चाइना की जो पूरी जो मर्चेंट फ्लीट है, कमर्शियल एक्टिविटी सारी की सारी के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा, जिसको कहते हैं ब्लॉकेड लग जाएगा। राइट मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, गदार के ऊपर ब्लॉकेड हो जाएगा, गदार पोर्ट जो पाकिस्तान का है वहां ब्लॉकेड हो जाएगा। तो चाइना एब्सोल्युटली जिसको कहते हैं कि क्लोज इन हो जाएगा, टोटली चारों तरफ से फोर्सेज आ जाएंगी। ठीक है सर, मैं दोबारा आऊंगा। प्रफुल्ल सर, आपके पास थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है, इसको जरा क्लियर कीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं सर, संजीव श्रीवास्तव सर। वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि बीच में जिक्र चला नेपाल का। नेपाल छोटा सा देश है और सर्च करने पर यह पता लगता है कि मंगोलियाज हो, इंग्लिश वाले लोग हो, अंग्रेज हो, जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, लेकिन वो इधर नहीं आ पाए। चाहे नेपाल ने हमेशा अपनी वो सॉवरेनिटी और अपनी देश को अलग थलग रखा था, लेकिन इस बार जो सिचुएशन है वो कुछ अलग नजर आ रही है। भारत के साथ सिचुएशन जो बनी है वो सबके सामने, लेकिन खबरें ये आ रही है कि जो कुछ वहां हो रहा है उसमें चाइना का तो हाथ है ही, लेकिन अमेरिका का भी एक स्ट्रेटेजिकल व्यू पॉइंट है वहां पर, और अपना एक प्लान है, हिडन प्लान है, जिसे वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये हमारे हित में है या हमारे खिलाफ है? देखिए, भारत और नेपाल के संबंध बेहद गहरे हैं, और भारत और नेपाल की जो एक वाइडर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसके साथ बहुत ही अच्छे संबंध। जो प्राइम मिनिस्टर ओली की जो सोच है वो बहुत ही संकीर्ण है। वो अपने जो है सीमित राजनीतिक स्वार्थों के लिए एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है, पूरी दुनिया गुलाम औपनिवेशवाद के जाल में फंस गई, लेकिन नेपाल कभी भी नहीं फंसा। लेकिन जो वर्तमान का जो वहां का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, ऐसा लगता है कि वो चाइना के प्रति ज्यादा झुकता जा रहा है,
और चाइना के जो कर्ज के जाल में वो अपने आप को फंसाने के लिए एक तरह से अपने आप को सामने रखता जा रहा है। चाइना का जो BRI का जो उनका इनिशिएटिव है, उसके माध्यम से नेपाल को भी चाइना अब कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। तो नेपाल की जनता, नेपाल की जो आवाम है, जो कि एक स्वतंत्रता में बिलीव करती है, वो इस तरह की किसी भी साजिश को अगर वहां की सरकार करने की कोशिश करेगी तो उसको नाकाम कर देगी। जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स की आपने बात कही, तो यूनाइटेड स्टेट निसंदेह उसकी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है और उसके तहत वो नेपाल को भी कहीं ना कहीं अपने जो है इस स्ट्रेटजी का पार्ट मान करके चलता है। और यही कारण है कि उसने MCC के माध्यम से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का भी प्लान बनाया है, जिसको लेकर के नेपाल के अंदर कई मतभेद हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, दोनों का एक कन्वर्जेंस है और दोनों ही चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका अपनी जो ये इंडो पैसिफिक की जो अमेरिका की स्ट्रेटजी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दोनों के कन्वर्जेंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो नेपाल की जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो इस तरीके के जो चाइना के विरुद्ध एक तरीके की एक लामबंदी हो रही है, उसमें वो सहयोग करे। और जाहिर है कि नेपाल जो है एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल सर, मैं संदीप सर वापस आपके पास आऊंगा। प्रफुल्ल बख्शी साहब, वो आपसे जो समझना चाहूंगा वो ये है कि नेपाल और अमेरिका का जो ऑपरेशन जोशवा जो काफी मशहूर था, आज से 10-15 साल पहले इस पर बहुत चीजें लिखी भी गई हैं। उसमें कहा गया था कि पहले जो वहां पर राजशाही थी उसको खत्म कीजिए, फिर कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फोर्स कीजिए, वो हो गया। अब इकोनॉमिकली उन्हें इतना कमजोर कीजिए कि वो आप पर डिपेंडेंट हो। ये तीसरा चरण है वहां पर CIA के प्लान का जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और यही वजह है कि पीस कॉर्प्स और मिलेनियम चैलेंज के नाम से जो कंपनियां वहां पर है, वो वहां पर बड़े खुलकर जो है वो काम कर रही है। तो क्या यह माना जाए कि स्ट्रेटेजिकली हम वहां पर आ चुके हैं जहां पर ये दो लोग अगर आएंगे तो हमारी डिफेंस पर भी काफी फर्क पड़ेगा उससे? आप किससे पूछ रहे हैं? प्रफुल्ल सर, आपसे। मेरे को क्वेश्चन दोबारा बताइए, मैं सुन नहीं पाया आपका क्वेश्चन। ठीक है, सवाल मेरा सीधे से, जहां एक तरफ से अभी संजीव जी कह रहे थे कि देखिए सिचुएशन जो है वो तो हमारे सामने, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि ऑपरेशन जोशवा जो चलाया था यूएस ने CIA की तरफ से आज से 10-15 साल 20 साल पहले, उसके 3 फेजेस थे। ऑलमोस्ट 2 फेजेस कंप्लीट हो गए हैं। राजशाही खत्म हो गई है, जो महाराजा का टेन्योर था वो खत्म हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी इन्फोर्स हो गई, और तीसरा इकोनॉमिकली कमजोर करने की भी साजिशें वहां पर की जा रही हैं। और फंडिंग के लिए, लिबरल फंडिंग के लिए कंपनियां सामने आई है अमेरिका की वहां पर। तो ये जो सारा कुछ वहां चल रहा है, एक तरफ से चाइना है, एक तरफ से अमेरिका है, हमारे लिए ये कितना खतरा बन रहा है जो आज तक नहीं था? देखिए, हमारे लिए खतरनाक बहुत है। और ये जो अमेरिका ने अभियान चलाया था, चाहे उन्होंने कितना भी पैसा लगाया हो, बट चाइना की जो प्लानिंग है वो बहुत ही अच्छी रही है इसमें। और चाइना की प्लानिंग के तहत अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना ने बहुत ट्राई किया है और उसने ये एक नहीं रिलीजियस एंगल भी लिया है। और रिलीजियस एंगल में अभी आप खबर आई है आपको, नेपाल ने रामचंद्र जी को कहा कि वो नेपाल से थे। ये चाइना ने उनको उकसाया है, क्योंकि जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सवाल था, अब उसको लेकर ये एक सवाल उठेगा पाकिस्तान से कि आप देखिए राम तो नेपाल से थे, आप किस तरीके से कर सकते हैं? ये पाकिस्तान स्पॉन्सर करेगा ये मूवमेंट। तो ये तरीका भी है लॉन्ग टर्म जो उन्होंने चाल चली है, हमको पता नहीं चल रहा। हम सोच रहे हैं नेपाल की मन से निकली है, ये नेपाल के मन से नहीं निकली है, ये चाइना के मन से निकली है। और दूसरा, ये बुद्धिज्म को जिसने हमने इसको जन्म दिया, अब नेपाल चाइना कह रहा है कि बुद्धिज्म की बात तो हमने पैदा करी है। जो हमारा रूल था, फाइयांग ने और इब्न बतूता और जिन लोगों ने लिखा है चाइना इंडिया के बारे में, वो सब हमारे लोग थे। कहने का मतलब है हमने बुद्धिज्म को जन्म दिया, बुद्धिज्म हमने फैलाई, पर चाइना उसका श्रेय ले रहा है। सब भूल गया कि कनिष्का ने क्या किया था। ये सब हमारी गलती है, हमने इस बात को पर जोर नहीं दिया और इसीलिए चाइना इससे बहुत फायदा उठा रहा है। तो चारों तरफ से फायदा उठा रहा है। अमेरिका इसको के खिलाफ काम करेगा और CIA की रिपोर्ट में आया है कि अब ये रिलीजियस का एंगल लेके चाइना जो है नेपाल को और बाकी कंट्रीज को अभी तक खींचने की कोशिश कर रहा है, बुद्धिस्ट एंगल को लेकर भी।
राइट सर, ये मैं आपके पास आऊंगा एमपी सिंह सर, लेकिन उससे पहले संजीव श्रीवास्तव सर, जो आपसे भी जानना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आज तक हम देखते आ रहे थे कि इन्वेस्टमेंट काफी होती है अफगानिस्तान के अंदर, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई, किस देश को इस्तेमाल किया गया, ये एक खुली किताब है, इस पर बहस की जरूरत ही नहीं है। क्या नेपाल को भी अब उसी तरीके से यूज किया जा रहा है, एक और ट्रायल बेस, एक और बैटलफील्ड बनाने की तैयारी है? देखिए जहां तक नेपाल की बात है, नेपाल को भी चाइना जैसे उपनिवेशवादी जो देश हैं वो अपने एक ग्राउंड के तौर पे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेपाल के ऊपर भी इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन का खतरा चाइना के द्वारा जरूर है। और जैसा आपने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और नेपाल भी उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का कहीं ना कहीं पार्ट है। लेकिन भारत का जो नेपाल के प्रति जो रुख होना चाहिए, या भारत का नेपाल के प्रति जो रुख रहा है, वो पूरी तरीके से हमारे जो अपने जो बेसिक वैल्यूज हैं, जो हमारे जो बेसिक हित हैं, जो शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड हित हैं, उसके आधार पे हम विदेश नीति संचालित करेंगे। और हम यूनाइटेड स्टेट्स और जो चाइना का जो भी वहां पे प्रयास चल रहा है, उसको एक तरीके से भारत नहीं चाहेगा कभी भी कि कभी भी भारत का जो इन्फ्लुएंस है नेपाल में वो कम हो, भारत और नेपाल किसी तरह से खतरे में आए। तो जाहिर है कि जो नेपाल का जो वाइडर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, उसके साथ भारत की जो संपर्क हैं वो बहुत ही गहरे हैं, और नेपाल के साथ तो भारत का एक रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। तो इसी वजह से नेपाल के अंदर उपनिवेशवादी शक्तियां ज्यादा प्रबल ना हो पाए और नेपाल को कोई खतरा ना आने पाए, इसको लेकर के भी भारत जरूर अपनी जो है भूमिका अदा करेगा, और समय समय पे नेपाल के लिए वो जो भी कुछ कर सकता है वो करेगा। नेपाल के प्रति हमारी जो नीति है वो स्वतंत्र है, वो किसी अमेरिका से गाइडेड नहीं है, वो किसी चाइना से गाइडेड नहीं है। राइट, वो नेपाल के हितों के लिए भी है, और हमारे अपने हितों के लिए। मैं आता हूं बस दोबारा आपके पास। एनपी सिंह साहब, 1400 किलोमीटर लंबी सरहद है, और इस सरहद के अंदर अगर हम माने 2 प्लेयर खेल रहे हैं और दोनों बड़े प्लेयर हैं, ये जो तीसरा प्लेयर साइड पर है, जहां रोटी और बेटी का सवाल हम लगातार बता रहे हैं, इनके लिए अब नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, नेपाल का जैसा अभी इन्होंने बताया बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे जो संबंध नेपाल के साथ रहे हैं और जो हैं, और जो क्योंकि जनमानस से संबंध होते हैं, कुछ सरकारें जिन्हें सरकार में बैठे हुए कुछ व्यक्तियों को चाइना इन्फ्लुएंस करके उनके पर्सनल हित को साध के जो जिस तरह की कोशिश की गई है, उन्हें पैसा देके, हेल्प करके, उन्हें लोन देके, तो वो जनमानस का भी उसका विरोध कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री का भी विरोध है नेपाल में, काफी अच्छा विरोध है, क्योंकि लेकिन वहां पर भी तो माना जा रहा है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस इतना था कि अब वो मामला भी खत्म हुआ। जो लग रहा था कि जनाब 1-2 दिन के अंदर शायद तख्ता पलट जाएगा, ओली साहब नहीं रहेंगे वहां पर, फिर चाइनीज एम्बेसडर की मीटिंग्स, वो तो साफ बता रही है ना कि इन्फ्लुएंस कितना बढ़ रहा है वहां पे। इन्फ्लुएंस बढ़ा है, बहुत बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत पैसा यूज किया गया है लंबे टाइम तक रूलिंग अलाइट के लिए एज वेल एज कंट्री को लोन देने के रूप में। सो चाइना ने तो पूरा कोशिश किया है, क्योंकि उन्होंने जब से देखा कि भारत मजबूत होने लगा है, इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरने लगा है एशिया में, उनका विकल्प बन सकता है, दुनिया उनके साथ ज्यादा डील करेगी, तो उन्होंने और ज्यादा अपना प्रेशर शुरू कर दिया था। देखिए, श्रीलंका और नेपाल हमारे जो करीबी जो बॉर्डर वाले हमारे देश हैं, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं, और भूटान, सो इनके साथ चाइना ने क्या करना शुरू किया कि वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हर तरह से उन्होंने पैसा देके, लोन देके, सब तरह से काफी कोशिश की गई है। लेकिन नेपाल को और इस तरह से जैसे यूएस ने अपनी पॉलिसी के तहत किया है, आज यूएस में हम अगर अफगानिस्तान से कंपेयर करें तो वो उस स्थिति में हम नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उस टाइम रसिया और यूएस का एक बाइपोलर वर्ल्ड था और एक दूसरे को काउंटर करने के लिए किया जाता था। लेकिन आज की डेट में भारत से भी अमेरिका के इतने अच्छे संबंध हैं, और नेपाल में अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब से एक लास्ट कमेंट ले लूंगा। प्रफुल्ल सर, क्या वाकई तौर पर जो कुछ कहा जा रहा है वही इन लेटर एंड स्पिरिट आप भी मानते हैं कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए जी, जबकि 2 देशों की इन्वेस्टमेंट वहां पर है और 1400 किलोमीटर बॉर्डर्स जो हैं वहां पर किस तरीके की सिचुएशन है? एक ही महीने में 2 बार गोली चली है, लोग हमारे जख्मी हुए हैं, आने जाने पर प्रतिबंध है, वो तो आ रहे हैं, हमारे जाने वाले पर प्रतिबंध है। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स वहां पर हो रही है, जियोपॉलिटिक्स सिस्टम वहां पर उभर रहा है नेपाल के अंदर, इसे आप कैसे देखें और कितना
कितना हानिकारक है ये हमारी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हानिकारक होगा। हालांकि अमेरिका जब अब डेवलप कर रहा है और हमारे अमेरिका से रिलेशन अच्छे होंगे तो सारी चीजें होंगी वो हमारे हित में जाएंगी, क्योंकि अमेरिका कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं करेगा जो इंडिया के खिलाफ जाए। अमेरिका पैसा काफी लगाएगा, पर क्वेश्चन एक आप बता दूं, जो चाइना नेपाल में कर रहा है पाकिस्तान को लेकर, और जितना ISI का जो प्रकोप है नेपाल में, आपको पता होना चाहिए जब कमांडर कुलभूषण जो ईरान के पाकिस्तान ने पकड़ा था, उस समय हमने पाकिस्तानी कर्नल को पकड़ा था नेपाल बॉर्डर में। वही यहाँ पे जो कार्यक्रम कर रहा था, उसको लेकर आप देखते हैं ISI का इतना प्रकोप है, इतने मदरसे खुल गए हैं नेपाल में, और जो रॉयल्टी का तख्ता पलट था उसमें पाकिस्तान का भी हाथ था, चाइना का भी हाथ था। तो ये सारे के सारे मिलके आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो सिचुएशन बन रही है चाइना की तरफ से, वो हमारे लिए हानिकारक होगी। जो अमेरिका की तरफ से सिचुएशन है वो हमारे का हानिकारक नहीं होगी। अमेरिका हमारी मदद मांगेगा उसमें दूसरी ये आप बात के चलिए। और हमारी पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज की कमजोरी रही है पिछले 15 साल में, 20 साल में, जो हमने नेपाल में ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। यही नहीं, हमने हर जगह अपनी अहमियत को कम किया है। भूटान ने हमको थ्रेट डिक्लेयर कर दिया था अपने डॉक्ट्रिन में, हमने उसको ठीक करवाया। यहां तक कि म्यांमार के साथ हमारे प्रॉब्लम खड़े हो गए थे, सबने अपने पोर्ट्स दे दिए हैं चाइना को। राइट, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, हर जगह। क्वेश्चन ये है, हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी को पॉलिश करना पड़ेगा। राइट सर, ये सिर्फ एक लास्ट चीज संजीव जी, ये जो फॉरेन पॉलिसी वाली जब बात आती है तो उसमें कहा जाता है कि ये तो एक लॉन्ग स्ट्रेटजी वाला गेम है जी, ये रातों रात नहीं बदल दी जाती है, इसमें वेट एंड वॉच करना पड़ता है। ये वेट एंड वॉच वाला कहीं ऐसा मामला तो नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा फिर नुकसान भी होता है? जैसे अभी प्रफुल्ल सर बता रहे हैं, देखिए ये छोटे छोटे देश जो थे ये तो अब हमें थ्रेट बन रहे हैं, हमने इनको पाला पोसा और एंड में क्या हो रहा है सबके सामने। देखिए, विदेश नीति का जो एक पूरा एक डायनामिक्स होता है, उसमें शॉर्ट टर्म के गोल्स भी होते हैं, मीडियम टर्म्स के गोल्स भी होते हैं, और लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं वो भी होते हैं जी। और फॉरेन पॉलिसी भी किसी भी तरीके की जो एक सुरक्षा का जो 24/7 की जो एक रणनीति होती है उसी के आधार पर बनाई जाती है। फॉरेन पॉलिसी में कुछ निर्णय बहुत ही क्विक लेने पड़ते हैं, कुछ निर्णय मीडियम टर्म में लेने पड़ते हैं, और लॉन्ग टर्म में भी कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर भारत की नेपाल के प्रति नीति की बात करें तो भारत की नेपाल के प्रति जो नीति है उसमें जो नेपाल का जो वाइडर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसके साथ हमें अपने संबंधों को और अधिक गहरा करना होगा। जो वर्तमान का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है प्राइम मिनिस्टर ओली का, वो चाइना से कहीं ज्यादा प्रभावित लगता है, और वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को भी भड़का करके अपने जो अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जो ओली सरकार है वो बहुत ही संकीर्ण सोच के साथ काम कर रही है, और इसी वजह से जो अन्य जो जितने भी वहां पे राजनीतिक दल हैं या वहां पे जो एक वहां की आवाम है, उसके साथ हमारा जो एंगेजमेंट है उसको और अधिक गहरा करना पड़ेगा, उनके साथ संवाद स्थापित करना पड़ेगा, और नेपाल में जो हमारी जो एक इन्फ्लुएंस है उसको और अधिक है उसको मजबूत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एमपी सिंह साहब, संजीव श्रीवास्तव साहब और प्रफुल्ल बख्शी साहब मेरे साथ इस चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के नेवी का जो USS निमित्ज है वो युद्धाभ्यास के लिए आया था, आज युद्धाभ्यास हुआ है। इस बीच अमेरिका से कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी, नेपाल तक बात चली है। बेसिकली ये सारा कुछ इसलिए डिस्कस हो रहा है, लद्दाख के अंदर जो सरहदें हैं वो काफी शांत नहीं है, वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है कमांडर लेवल से लेकर डिप्लोमेटिक लेवल तक कि उस टेंशन को कम किया जाए, और वो टेंशन क्या कम हुई है नहीं हुई है इस पर हमारी लगातार चर्चा भी हो रही है, आपको ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट भी बता रहे हैं। लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब